हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बस शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब हम अपनी आज की पॉलिटी की क्लास पर आते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, पॉलिटी में जो हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसका नाम क्या है? संघीय व्यवस्था यानी कि फेडरल सिस्टम। आज हमारे इस टॉपिक की 3rd क्लास है। तो अब तक जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं, जो भी टॉपिक है, उन सबसे रिलेटेड जिन लोगों ने नहीं की है या जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप एक बार उन क्लासेस को ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आज जो हम फेडरल सिस्टम यानी कि संघीय व्यवस्था में पढ़ने वाले हैं, उसके अंदर जो भी जानने वाले हैं, तो उससे पहले हम ये जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में हमने ये जाना था कि संघीय व्यवस्था एग्जैक्ट कहते किसको है, और जो हमारा जो भारतीय संविधान है या हमारी जो सरकार है, भारत की सरकार है, तो उसमें क्या है, जो संघीय व्यवस्था है या फिर एकात्मक सरकार है, मतलब संघीय सरकार है या फिर एकात्मक सरकार है। जो भारतीय सरकार है, भारत देश की जो सरकार है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको संघीय मतलब संघीय सरकार को अपनाया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, या फिर एकात्मक सरकार को अपनाया गया है। तो पढ़ के हमें ये पता चल गया कि जो हमारी सरकार है, जो भारत की जो सरकार है, वो क्या है? वो संघीय सरकार है। मतलब हमारे संविधान ने संघीय सरकार को अपनाया है। और मैंने फिर आपको संघीय सरकार और जो एकात्मक सरकार हुआ है, इनमें क्या क्या डिफरेंस है, उन डिफरेंसेस के बारे में भी बता दिया गया था। तो आई होप आपको वो सारा अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, उस पर आते हैं। तो आज की क्लास में हम क्या जानेंगे कि जो संविधान है, संविधान की जो संघीय विशेषताएं हैं, मतलब हमारा संविधान, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो जो संघीय है, संघीय शब्द जो है, उसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है, क्या क्या विशेषताएं हैं हमारे संविधान में जो बताई गई हैं। मतलब ये तो हमें हो गया कि हाँ, हमारी जो सरकार है वो संघात्मक है या संघीय सरकार है, लेकिन हमें पता भी होनी चाहिए ना कि किस वजह से संघीय सरकार है, तो उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या विशेषताएं हैं। तो उन सारी विशेषताओं के बारे में आज की क्लास में हम सारा पढ़ लेंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम जो एकात्मक सरकार होती है, तो उसकी विशेषताओं के भी बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोनों के बारे में आपको पता चल जाएगा कि हाँ, एग्जैक्ट में अगर किसी भी देश में संघीय सरकार है, तो उसमें क्या क्या विशेषताएं होंगी, उनके क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे वहाँ के लोगों को, और जहाँ पर एकात्मक होगी और वहाँ पर उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि जो हमारा भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौन सी है? तो सबसे पहले आता है द्वैध राज्य पद्धति। तो मतलब जो संघीय सरकार है या संघीय व्यवस्था है, उसमें क्या आती है? वो द्वैध राज्य पद्धति आती है। अभी द्वैध राज्य पद्धति होती क्या है? यदि किसी देश में सरकार कैसी है? संघीय है, तो उसके अंदर क्या होगी? द्वैध राज्य पद्धति होगी। वो क्या होती है? संविधान में संघ स्तर पर केंद्र एवं राज्य स्तर पर राज्य पद्धति को अपनाया गया है। संविधान में क्या है? संघ स्तर पर केंद्र और राज्य स्तर पर राज्य पद्धति को अपनाया है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यदि क्या है, संघ स्तर पर देखें तो केंद्र सेंट्रल को, और राज्य स्तर पर देखें तो राज्य पद्धति को क्या किया गया है? अपनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रत्येक को संविधान द्वारा क्रमशः अपने क्षेत्रों में संप्रभु शक्तियां प्रदान की गई हैं। मतलब केंद्र को भी और राज्य को भी, प्रत्येक को संविधान के द्वारा, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके द्वारा अपने क्षेत्र में, मतलब अपने अपने क्षेत्र में, केंद्र का जितना क्षेत्र होता है उससे रिलेटेड, और राज्य का जितना क्षेत्र होता है, एरिया होता है, उससे रिलेटेड उनको संप्रभु शक्तियां प्रदान की गई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय महत्व के मामले, जैसे कि हो गया रक्षा हो गया, विदेश हो गया, मुद्रा संचार आदि को देखती है। अब जो केंद्र सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो उसका क्या है? उसका महत्व क्या है, या फिर हम कह सकते हैं कि उसका संप्रभु शक्तियां क्या है, उसका जो क्षेत्र है वो किससे रिलेटेड है? जैसे रक्षा से संबंधित जो भी मामले हैं वो केंद्र सरकार देखेगी, विदेशी जितने भी मामले हैं जो भी हैं वो केंद्र सरकार देखेगी, मुद्रा से संबंधित, संचार से संबंधित आदि ये सब चीज़ें हैं, इन सब से संबंधित जितने भी मामले हैं तो उनको कौन देखेगा? उनको केंद्र सरकार देखेगी। ठीक है, जबकि जो दूसरी तरफ और जो मामले हैं, राज्य का क्या काम है? जो राज्य सरकारें हैं, क्षेत्रीय और स्थानीय महत्व के मुद्दों को देखती हैं, है ना।
तो कैसे देखते हैं, जैसे कौन से जैसे सार्वजनिक व्यवस्था हो गई, कृषि हो गई, स्वास्थ्य हो गया, स्थानीय प्रशासन आदि। अब देखो ये एग्जाम्पल इस तरीके से समझने की कोशिश करो। अब हमारा परिवार होता है, हमारी फैमिली होती है, तो हमारी फैमिली में क्या है, मम्मी पापा होते हैं, ठीक है, जो भी बच्चे हैं हर किसी के मम्मी पापा ही होते होंगे। तो जैसे पापा हैं तो पापा का क्या काम है, वो क्या करते हैं, वो बाहर जॉब करते हैं और पैसे कमा के लाते हैं। मतलब बाहर के जितने भी काम हैं वो सब कौन देखते हैं, वो सब किसकी जिम्मेदारी होती है, वो पापा की होती है। और मम्मी की क्या जिम्मेदारी होती है, घर के जितने भी काम हैं, घर को किस तरीके से चलाना है, या जो भी काम है, बच्चों की क्या क्या नीड्स हैं, तो उन सब की जिम्मेदारी किसकी होती है, मम्मी की होती है। तो इसी तरीके से हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार का, मतलब मेरा ये एक तरीके से समझाने का तरीका है दिमाग में जिससे बैठ जाए कि इसी तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार है। तो केंद्र सरकार के काम क्या क्या हो गए, जैसे विदेशी मामले हो गए, रक्षा संबंधित मामले हो गए, मुद्रा से संबंधित मामले हो गए, संचार आदि को ये कौन देखते हैं, केंद्र सरकार। और राज्य सरकार क्या हो गई, राज्य सरकार का स्थान, जैसे स्थानीय महत्व है मुद्दों, स्थानीय जो मुद्दे होते हैं उनसे, या फिर सार्वजनिक व्यवस्था हो गई, कृषि हो गया, स्वास्थ्य हो गया, स्थानीय प्रशासन हो गया, है ना। तो इसको कौन देखता है, राज्य सरकार देखती है। तो आई होप आपको द्वैध शासन, वो सॉरी द्वैध राज पद्धति जो है उसके बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा, मतलब जो हमारे देश के अंदर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है लिखित संविधान। अब जो हमारा संविधान है वो क्या है, वो लिखित है। मतलब संघीय की एक ये भी विशेषता है कि जहाँ संघीय सरकार होती है वहाँ का संविधान लिखित होता है। ओके, चलिए अब इसकी क्या है ये, इसके बारे में जानते हैं। तो हमारा संविधान न केवल लिखित अभिलेख है वरन विश्व का सबसे विस्तृत संविधान भी है। जो हमारा संविधान है, हमारा इन द सेंस ऑफ जो हमारा भारतीय संविधान है, वो केवल रिटन में ही नहीं है बल्कि जो दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे डिटेल, सबसे विस्तृत संविधान भी है हमारा जो संविधान है। ठीक है, ये हमेशा बात याद रखनी है आपको। अब स्टार्टिंग में जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ होता, या हम कह सकते हैं कि मूलतः इसमें एक प्रस्तावना, मतलब स्टार्टिंग में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ, स्टार्टिंग में क्या थी, इसमें एक प्रस्तावना थी, प्रियम्बल। 365 इसमें आर्टिकल्स थे, मतलब कि अनुच्छेद थे। सॉरी 365 नहीं है, ये 395 हो गए, मिस प्रिंट हो गया है। ओके, तो 395 अनुच्छेद थे। टोटल कितने भाग थे संविधान के, 22 भाग थे, 22 भागों में विभक्त किया। लेकिन जो मैंने पढ़ाया उस दिन आपको 25 भाग है। देखो मूलतः तो 22 ही हैं, मूलतः 22 ही हैं, बट जब हम उनको काउंट करेंगे, उनके सब पार्ट्स वगैरह को देखेंगे तो वो कितने बैठेंगे, 25 बैठेंगे। और 8 थी अनुसूचियां। कब थी ये, कब की बात हो रही है, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। वर्तमान समय में अब एट प्रेजेंट, मतलब अब के टाइम में टोटल जो आर्टिकल्स हैं वो कितने हैं, 465। मतलब 465 तो अनुच्छेद है, आर्टिकल्स हैं, 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस आ जाता है कि पहले कितने थे, अब कितने हैं, या अब इतने हैं, तो मूलतः कितने थे। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा सकता है, और ये आपको याद भी अपने दिमाग में रखना है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट इसमें क्या बताया गया है, आगे इसमें कहा गया है कि इसमें केंद्र एवं राज्य सरकारों की शक्तियों एवं उनके प्रयोग की विस्तृत विवेचना है। अब इसके अंदर क्या है, जो केंद्र है और जो राज्य सरकार है, उनकी जो शक्तियां हैं, उनकी जो पावर्स हैं एवं उनके जो प्रयोग हैं, उनकी विस्तृत विवेचना है। मतलब उनके जो जो कार्य हैं, जो भी हैं, उनके बारे में बिल्कुल अच्छे से डिटेल में दिया गया है। किसकी बात हो रही है, हमारे संविधान की बात हो रही है। अतः यह दोनों के मध्य गलतफहमी और असहमति को उत्पन्न नहीं होने देता। तो इसलिए ये क्या करता है, दोनों के मध्य किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब राज्य और केंद्र के बीच में किसी भी तरीके की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होने देता है। ठीक है, चलिए तो आई होप ये लिखित संविधान के बारे में भी, ये एक एक चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट है कि ये यहाँ से एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए प्लीज़ आप ध्यान से इसको पढ़िएगा। चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे आता है शक्तियों का विभाजन। जो संघीय है, संघीय सरकार है, संघीय सरकार की संघीय की जो विशेषता है, उसमें शक्ति जो होती है, पावर्स जो होती है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से होता है, उनको डिस्ट्रीब्यूट किस किस हिसाब से किया जाता है, वो देखते हैं। चलिए, तो इसमें क्या है, इसमें संविधान में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। अब जो हमारा संविधान है उसके अंदर क्या किया गया है, केंद्र और जो राज्य हैं उनके बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है। नेक्स्ट आता है, इनमें 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य
केंद्र, राज्य एवं दोनों से संबंधित सूची निहित है। अब जो 7वीं अनुसूची है, 7 शेड्यूल्स है, टोटल कितनी अनुसूचियां हैं प्रेजेंट में? 12, स्टार्टिंग में 8 थी। तो जो 7वीं अनुसूची है उसमें क्या है? केंद्र, राज्य एवं दोनों से संबंधित सूचियां निहित है 7वीं अनुसूची के। अब केंद्र सूची में 90 विषय हैं। जो हमारी केंद्र सूची है उसके अंदर क्या है? उसके अंदर 90 विषय आते हैं। स्टार्टिंग में जब बने थे, ये सूची बनी थी केंद्र सूची, तो उसमें 97 विषय थे। राज्य सूची में 59 विषय हैं और स्टार्टिंग में 66 थे, मतलब अब उनको कम कर दिया गया। और संवर्ती सूची है उसमें 52 विषय थे, अब मूलतः 47 थे। अब मतलब प्रेजेंट में 52 है और मूलतः 47 थे, अब बढ़ा दिए गए हैं। तो ये जो ये क्या होते हैं, जो सूचियां होती हैं इसमें क्या होता है कि जो काम है, मतलब पावर्स होती हैं एक तरीके से, कि राज्य जो है किस पे किस किस उस राज्य सरकार जो है वो किन किन चीज़ों में कानून बना सकती है, केंद्र सरकार है वो किस किस से संबंधित कानून बना सकती है। तो ये सब बातें, ओके। चलिए, अब यदि आगे इसमें क्या बताया गया, ये आगे बताया गया है कि समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बना सकती हैं। अब जो समवर्ती सूची आती है तो उसमें क्या है? उसमें दोनों ही कानून बना सकते हैं, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी। लेकिन अगर किसी स्थिति में टकराव हो जाता है तो टकराव की स्थिति में केंद्र की विधि प्रभावी होगी। टकराव हो जाता है इस तरीके का, कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो केंद्र को, मतलब केंद्र को ज़्यादा भारी माना जाएगा, केंद्र की बात को ज़्यादा माना जाएगा। अवशेषीय विषय अर्थात जो किसी भी सूची में नहीं है, केंद्र को दिए जाते हैं। अब जो भी विषय, अब डिटेल में जब सूचियों के बारे में बताऊंगी तो उसमें विषय आएंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे, तब वो कराऊंगी। तो जो ऐसे विषय होते हैं ना कि किसी भी सूची में नहीं आ रहे, तो वो केंद्र को दे दिए जाते हैं। मतलब फिर उनको कौन हैंडल करेगा? वो केंद्र, जो सेंट्रल है हमारा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसको हैंडल करेगी। तो आई होप जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको वो अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलिए, अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है कि संविधान की सर्वोच्चता। मतलब हमारा जो भारतीय संविधान है ना, हम कह सकते हैं कि जो संघीय सरकार होती है, तो उसमें क्या होता है कि जो संविधान है वो उसको सर्वोच्च माना जाता है। मतलब संविधान से ऊपर कोई नहीं है। सरकार हो गया और न्यायपालिका हो गई, कार्यपालिका हो गई, ये मतलब कोई भी हो, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि संविधान की सर्वोच्चता। अब किस तरीके से है वो जानते हैं। चलिए, अब क्या है कि संविधान क्या है? सर्वोच्च है। केंद्र या राज्य सरकार द्वारा प्रभावी कानूनों के विषय में इसकी व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए, अन्यथा इन्हें उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में न्यायिक समीक्षा के तहत अवैध घोषित किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि जो केंद्र सरकार है, संविधान सर्वोच्च है, तो केंद्र या फिर राज्य सरकार द्वारा कोई भी प्रभावी कानून के विषय में इसकी व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। मतलब कोई भी यदि नियम कानून बनाते हैं कौन? केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार, तो उसकी जो व्यवस्था है वो एक तरीके से सुनिश्चित होनी चाहिए। अन्यथा क्या होगा? इन्हें, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है और जो हाई कोर्ट्स हैं हर स्टेट के, न्यायिक समीक्षा के तहत, जुडिशियल रिव्यू के तहत इनको क्या कर दिया जाएगा? इलीगल या अवैध घोषित कर किया जा सकता है ना। तो इस तरीके से क्या है, इस तरह सरकार के घटकों, या घटकों में आ गए विधायिका होगी, कार्यकारी होगी और न्यायिक हो गया, ठीक है, को दोनों स्तर पर संविधान द्वारा विधित क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करना चाहिए। तो हमारी जो सरकार हो गई या फिर विधायिका हो गई, या ना कार्यकारिका और न्यायिक, इन सबको क्या है, जो जुडिशरी वगैरह है, सबको जो भी चीजें संविधान के अंदर बताई गई है ना, जो भी संविधान में समझाई गई है, कही गई हैं किसी भी क्षेत्र में, तो उनको ना फॉलो करना होगा। ठीक है, मतलब उनके अंतर्गत ही रहकर कार्य करना होगा, उसके बाहर नहीं जा सकते। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है हमारा कठोर संविधान। मतलब जो हमारा संविधान, ये जो, या कह सकते हैं कि जो संघीय व्यवस्था होती है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या जो संविधान होता है वो कठोर होता है। किस तरीके से होता है कठोर? चलिए वो जानते हैं। तो इसमें कहा गया है, संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन एवं संविधान की सर्वोच्चता तभी बनाए रखी जा सकती है जब संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कठोर हो। अब संविधान के अंदर या फिर संविधान द्वारा जो भी शक्तियां हैं, शक्तियों का जो विभाजन है और जो संविधान की जो सर्वोच्चता है, तो उसको क्या है, तभी बनाए रखा जा सकता है। कब? जब संविधान में संशोधन की प्रक्रिया क्या हो? कठोर हो। लचीलापन होगा तो कोई भी
रूल्स ब्रेक करके कुछ भी ऐसी अमेंडमेंट वगैरह करके कुछ भी अपने हिसाब से सरकार को चला लेगा। तो जब कठोरता है तो तभी तो ये है कि तभी तो संविधान की सर्वोच्चता है, क्योंकि उसके अंदर कठोरपन है। ठीक है, चलिए आगे इसमें क्या कहा गया है, आगे बताया गया है, यद्यपि संविधान में संशोधन इस सीमा तक कठोर है जिससे कि प्रावधान जो संघीय संरचना यथा केंद्र हो गया, राज्य संबंधी एवं न्यायिक गठन जो है इनसे संबंधित हैं। कहने का मतलब है कि जो संविधान है, संविधान में संशोधन क्या है, इस सीमा तक कठोर है, मतलब एक लेवल तक कठोरपन है। जब हमें अमेंडमेंट करना है, अमेंडमेंट पे मैंने आपको पढ़ाया भी था, तो जब अमेंडमेंट वगैरह करना है तो एक सीमा तक एक सीमा होती है, तो वहाँ तक कठोरता है या कठोर है, जिसमें क्या है, जिसमें प्रावधान जो संघीय संरचना हो गई, संघीय संरचना में हमारे केंद्र हो गया, राज्य संबंधित जो या फिर न्यायिक गठन है, इनसे जो संबंधित हैं, तो मात्र केंद्र एवं राज्यों के समान संस्तुति से ही संशोधित किए जा सकते हैं। ठीक है, मात्र क्या है, जो केंद्र और जो राज्य सरकारों की जो समान संस्तुति है उसी से अमेंडमेंट किया जा सकता है। ये नहीं है कठोरपन है जब भी तो इतना वो लग रहा है, ये नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं किया जा सकता, मतलब कठोरता है लेकिन इतनी भी नहीं है कि उसमें अमेंडमेंट हो ही ना, होगा भी तो जो राज्य सरकार की जो और जो केंद्र सरकार की दोनों की समान संस्तुति से ही संशोधन उसके अंदर अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में या फिर किसी भी उसमें कोई अमेंडमेंट किया जाता है तो। ठीक है, आगे है, इन प्रावधानों के संशोधन हेतु संविधान के विशेष बहुमत एवं संबंधित राज्यों में से आधे से अधिक की स्वीकृति अनिवार्य होती है। अब ये जो भी प्रावधान है, तो इन प्रावधान में जो संशोधन हेतु कोई भी यदि कोई किसी भी प्रावधान से संबंधित उसमें कोई भी अमेंडमेंट करना है, तो संसद के विशेष बहुमत एवं संबंधित राज्यों से आधे से अधिक की स्वीकृति अनिवार्य होनी चाहिए। वो मैंने सबको आपको संसद के अंदर सब पढ़ा दिया है कि जब अमेंडमेंट होता है किसी भी उससे रिलेटेड, तो किसकी कितनी वो सहमति होनी चाहिए, किस हिसाब से होनी चाहिए, तो आप वहाँ पर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट इसमें क्या बताया गया है, आगे आता है स्वतंत्र न्यायपालिका। जो संघीय सरकार होती है उसकी जो न्यायपालिका होती है वो क्या होती है, स्वतंत्र होती है, वो किसी के भी दबाव में या उस पर किसी भी तरीके का कोई जोर दबाव नहीं होता किसी भी का भी। तो इसमें क्या कहा गया है, संविधान में दो कारण ऐसे हैं, उससे क्या है, जो उच्चतम न्यायालय के नेतृत्व में स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया है। संविधान के अंदर दो ऐसे कारण हैं जिससे जो उच्चतम न्यायालय है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय के नेतृत्व में स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया है। एक क्या है, पहली क्या है, एक अपनी न्यायिक समीक्षा के आधार का प्रयोग कर संविधान की सर्वोच्चता को स्थापना करना, और दूसरा क्या है, केंद्र एवं राज्य के बीच विवाद के निपटारे के लिए। तो पहली क्या है, दोनों दो जो हैं, तो पहली बात क्या है कि जो अपनी जो न्यायिक समीक्षा है उसके अधिकार का प्रयोग करके, मतलब जो भी पावर है न्यायिक समीक्षा से संबंधित उसका प्रयोग कर संविधान की जो सर्वोच्चता है उसको स्थापित करना, और दूसरा है केंद्र एवं राज्य के बीच विवाद के निपटाने आदि के संबंधित, मतलब कोई भी विवाद है सेंट्रल और स्टेट के बीच में, तो उसके जो विवाद है उनको निपटाने के लिए, है ना। तो इस तरीके से हमारी जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है। आगे इसमें क्या बताया गया है, आगे कहा गया है, संविधान ने विभिन्न तरीकों से न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया। अब जो हमारा संविधान है उसने बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे उसने न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया, जैसे न्यायाधीश की कार्यकाल की सुरक्षा, निश्चित सेवा शर्तें आदि। ठीक है, तो जब हम जिसके बारे में जो न्यायाधीश वगैरह हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हैं, और थोड़ा जब न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे और डिटेल में हम तब जान लेंगे। ठीक है, तो ये है कि बेसिक सा पता होना चाहिए हमारे संविधान में जो संघीय व्यवस्था है या संघीय सरकार है उसको क्यों अपनाया है, क्या विशेषता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो संघीय है उसकी विशेषता क्या है। अब कल तो हम एकात्मक की विशेषता भी जानेंगे, क्योंकि जब हम दोनों की विशेषताएं जानेंगे तभी तो हम किसी भी चीज़ में कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है द्विसदनीय विधायिका। अब हमारा जो देश है उसमें दो सदन है, अपर हाउस और लोअर हाउस, जिसको हम लोकसभा और राज्यसभा भी कहते हैं। तो द्विसदनीय व्यवस्था होती है किसमें, संघीय सरकार में। ठीक है,
चलिए अब ये विशेषता क्या है ये देखते हैं। तो कहा गया है संविधान ने द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की है। अब जो भारतीय संविधान ने उसने क्या किया है, द्विसदनीय विधायिका की क्या की स्थापना की है। उच्च सदन जिसको हम राज्यसभा के नाम से जानते हैं, निम्न सदन जिसको हम लोकसभा के नाम से जानते हैं। तो कहने का मतलब है कि राज्यसभा भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। जो हमारी राज्यसभा है वो क्या करती है, वो भारत के जो राज्य हैं उनका प्रतिनिधित्व करती है, जबकि लोकसभा भारत के लोग मतलब पूर्ण रूप से लोगों का। अगर राज्यसभा है तो राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व कर रही है, वो राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रही है, और जो लोकसभा है वो लोगों का, क्योंकि जो लोग हैं वो लोगों द्वारा जो चुने गए जो भी एमपीज हैं वो तो लोकसभा में तो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लोकसभा लोगों का करती है और राज्यसभा किसका करती है, भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है। राज्यसभा केंद्र के अनावश्यक हस्तक्षेप से राज्यों के हितों की रक्षा करती है, मतलब कम शक्तिशाली है। राज्यसभा लोकसभा के कंपैरेटिवली कम शक्तिशाली है, हम ये ऐसा कह सकते हैं। तो जो राज्यसभा है केंद्र के जो मतलब केंद्र क्या है, यदि कोई अनावश्यक कार्य करता है तो अनावश्यक हस्तक्षेप से राज्यसभा के हितों की क्या करती है, वो रक्षा करती है। ठीक है, किससे, केंद्र से। तो ये क्या थी, ये थी जो संघीय विशेषताएं हैं, मतलब जो संविधान है उसकी जो संघीय विशेषताएं। यदि संविधान के अंदर दोनों के बारे में बताया गया, संघीय के बारे में भी, एकात्मक के बारे में भी। अब जो संघीय है उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, तो वो हमने आज की क्लास में पढ़ लिया है। कल की क्लास में हम एकात्मक की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी चैनल से जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है गाइज, अगर आपकी कोई भी सजेशंस है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो गाइज आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।